हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने इसकी पूरी थ्योरी समझ ली थी, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में एक रिएक्शन दे रखी है नीचे, इसमें कौन सा कथन असत्य है ना। इसमें ये ढूंढने हैं हमको कि कौन कौन से फॉल्स हैं, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन देखें हम, ट्वाइस PbO सॉलिड, लेड ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है ना। और क्या बन रहा है, लेड सीसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो देखो अब ये उपचयन और अपचयन, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम देखें इसमें कि PbO में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो ये अपचयन हो रहा है इस PbO का। और कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण करके CO2 बन रहा है। तो कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, तो ये उपचयन हो रहा है कार्बन का, है ना। तो इसमें PbO का अपचयन किस में हो रहा है, Pb में हो रहा है। और कार्बन का उपचयन किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है ना। तो जो अपचयन और उपचयन है वो इधर वालों के होते हैं, है ना, इधर की चीजों के नहीं होते, है ना। तो देखो इसमें कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है, तो सीसा अपचयित थोड़ी हो रहा है, लेड ऑक्साइड हो रहा है ना। जो सीसे का ऑक्साइड है उसका अपचयन हो रहा है, तो ये गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन थोड़ी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, बल्कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये इसलिए गलत हो गया। फिर है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यस, ये जो कार्बन है ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण करके, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ठीक है। और तो ये सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को त्याग रहा है ये, है ना। तो त्याग, जब कोई ऑक्सीजन त्यागता है तो वो क्या होता है, उसका अपचयन होता है, तो ये डी भी सही है। तो कौन कौन से गलत हैं इसमें, ए और बी गलत हैं, तो ये यानी फर्स्ट आंसर जो है ना इसका विकल्प सही है ना। तो बस सिंपल सी बात है, हमें ये देखनी है, इधर वालों को देखना है ना। तो इसमें से लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है बाहर, है ना, और क्या बन रहा है, Pb बन रहा है ना। और इसके द्वारा निकली हुई ऑक्सीजन को कौन ग्रहण कर रहा है, कार्बन ग्रहण कर रहा है। तो कार्बन ने ऑक्सीजन ग्रहण करी, इसका मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन क्या करी, त्यागी, है ना। तो लेड ऑक्साइड का लेड के अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है Fe2O3 प्लस ट्वाइस एल्यूमिनियम, है ना, ये फेरिक ऑक्साइड, और Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो इसका प्रकार पूछ रहा है हमसे कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो इसमें क्या है, एल्यूमिनियम किसको रिप्लेस कर रहा है, आयरन को रिप्लेस कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्यूमिनियम आयरन की कंपैरिजन में क्या है, मोर रिएक्टिव है ना। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ये विस्थापन अभिक्रिया, और सिर्फ एक तत्व ही एक तत्व को कर रहा है ना। तो ये क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयन जो है ना वो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, तो इसमें तो सिर्फ एक तत्व दूसरे तत्व को रिप्लेस कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ना। लोहे के चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, है ना, तो Fe प्लस HCl, ठीक है ना। तो क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए, तो क्या बनेगा, देखो FeCl3, है ना, फेरिक क्लोराइड, है ना। अब इसमें देखो ये बैलेंस नहीं है, इधर ये 3 में और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, है ना। तो इसमें ये 3 है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है ना। और ये इधर 3 क्लोरीन हो गए, ठीक है ना, इधर भी 3 क्लोरीन, इधर कितने हैं, हाइड्रोजन 3 हैं, ठीक है ना, लेकिन इधर की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करता हूँ मैं, इसको 6 कर देता हूँ, है ना, इसको 6 क्लोराइड कर दिया, तो देखो ये 2 कर देता हूँ फिर इसको, तो अब क्लोरीन 6 हो गए, तो इधर भी क्लोरीन 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 है, तो इसको मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा, देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए 6H, क्लोरीन भी बैलेंस हो गई, इधर देखो, है ना, ये
क्लोरीन 6 है तो इधर भी 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6 तो ये भी हाइड्रोजन 6 हो गई, और Fe इधर ये 2 है तो इसको मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो जब लोह के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, डाइल्यूट HCl जब डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और आयरन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये ए विकल्प सही है, बाकी ये विकल्प क्या है, गलत हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखो मैंने ये आपको पिछले जो 2 वीडियोज हैं उसमें बहुत अच्छी तरह समझा दिया है ना। संतुलित करना क्यों आवश्यक, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने जो अभिकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु किसके अंदर होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। क्योंकि जो द्रव्य है ना, जो मैटर है, वो ना कभी नष्ट होता है और ना ही कभी जो है ना उसको उत्पन्न किया जा सकता। बस हमको उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, फिर है ये कह रहा है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए, है ना। अब इनको क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण लिखना है इनका, और फिर आपको इनको संतुलित भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन ने किसके साथ संयोग किया, हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं N2 प्लस H2 क्या बन रहा है, NH3 अमोनिया बन रहा है ना। अब आप देखो यहाँ H कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ H कितने हैं, 2 हैं, है ना। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है ना। तो अगर मैं इसको 3 कर दूं, है ना, और इसको कर दूं 2, तो देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, तो इधर नाइट्रोजन 2, तो ये बैलेंस हो गई। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट। फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, H2S। किसके अंदर दहन हो रहा है, O2 के अंदर दहन हो रहा है। इसका क्या क्या बन रहे हैं, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। जल क्या होता है, H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है ना। तो देखो अधिकतम क्या है, इसमें 2 हैं, है ना, और ऑक्सीजन 2 हैं, इधर कितने हैं, ये 1 हो गया। ठीक है, तो 1 को बैलेंस करने के लिए तो इसको मैं क्या कर दूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, है ना। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो 2 इधर हो गए, 2 इधर 4 हो गए, इधर की तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको मैंने ये डबल कर दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो आप, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको मैं अगर किससे कर देता हूँ, 2 से। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ऐसे नहीं बैठ रहा तो चेंज कर लो इनको, अंकों को, क्या फ़र्क पड़ता है, समझ गए ना बात। ठीक है, अब आप देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, है ना। सल्फर 2 सल्फर हैं, इधर सल्फर 1 है, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके मल्टीप्लाई करते ही देखो ऑक्सीजन चेंज हो गई, इधर 2 दूनी 4 और ये 2 6, और इधर कितने हैं, ये 4 ही हैं, तो इसको आपको 2 को किससे करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसीलिए इसको। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया आपका। फिर कह रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड क्या क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्रेसिपिटेट बनाता है ये। तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है। फिर किसके साथ, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के साथ इसने अभिक्रिया करी, क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 प्लस, क्या बनाया, बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट। अब देखो आप यहाँ पे SO4 के कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे SO4 क्या है, सिर्फ अकेला है, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो SO4 3 हो गए कि नहीं, SO4 के आयन 3 हो गए, इधर भी SO4 के आयन 3 हैं। ठीक है, अच्छा इधर Ba कितना है, 3 है, और इधर Ba अकेला, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो ये 3Ba हो गए। अब क्लोरीन देखो 3 और ये Cl2, तो 6 क्लोरीन हो गए,
है ना। और यहाँ कितने 6 कब होंगे, जब इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा 2 से, है ना। तो 2 तिया 6 क्लोरीन हो गए। एल्यूमिनियम इधर भी 2 है, एल्यूमिनियम इधर भी 2 हैं, तो इस पूरी पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, है ना। तो इसमें ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से थोड़ा सा समय लगाओगे ना 2-4-5 मिनट का, तो हो जाएगी आपसे ये, है ना। और फिर एक बार मज़ा आने लग जाएगा, फिर आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। चौथी रिएक्शन कह रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, है ना। तो पोटेशियम और सोडियम धातु की जो जल के साथ क्रिया बड़ी स्मार्ट होती है ये, है ना। पोटेशियम या सोडियम को जल में डालो तो वो ऐसे चक्कर काटता है हेलीकॉप्टर की तरह पानी के अंदर, और फिर बाद में क्या होती है, वो सोडियम के अंदर तो आग लग जाती है, ठीक है ना। तो पोटेशियम धातु, पोटेशियम को क्या बोलते हैं हम, के, किसके साथ, जल यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बना रहा है। और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, निकल रही है बाहर, है ना। तो अब आप देखो के इधर अकेला, के इधर अकेला, वो ऑक्सीजन अकेली, ऑक्सीजन अकेली, इधर H2 कितने, H कितने हैं 2, लेकिन इधर कितने हो गए 3 हो गए, है ना। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इसको 2 कर दूं, ठीक है ना, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा 2 कर, तो के 2 हो गए। अब हाइड्रोजन देखो आप, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, और जबकि यहाँ पे क्या है ये 2 हैं, तो इसको मैंने डबल कर दिया, ऑक्सीजन डबल हो गए, है ना। तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी बैलेंस रिएक्शन लिख सकते हैं। फिर 6 क्वेश्चन है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्या करने के लिए बोल रहा है, इनको बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको कोई विशेष रूल नहीं है, हालांकि शुरुआत ऐसे करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है उसको पकड़ते हैं पहले, है ना, फिर वही हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं इसको। तो HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। देखो अब इसमें ये NO3 कितना है, NO3 के कितने आयन हैं 2, है ना। यहाँ पे NO3 के कितने आयन हैं 1, तो सीधी सी बात है इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो NO3 बैलेंस हो गए हमारे, ठीक है ना। अब देखो H इधर कितने हैं 2H ये हो गए, और 2H ये हो गए, तो 4 हो गए ना, ठीक है। ये 4 हो गए, तो ये इधर कितने हैं 2, तो इसको मुझे कितने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो H बैलेंस हो गए आपके, ठीक है। अब O पे आ जाओ, तो देखो O कितने हैं, इधर की तरफ 2 हैं, और ये भी O कितने हो गए 2 हो गए, कैल्शियम 1 था, इधर कैल्शियम तो हो गई बैलेंस ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा है NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। तो देखो SO4 इधर भी है और SO4 इधर भी है, ठीक है। SO4 तो बैलेंस है ही, और इधर भी H2 है, इधर भी H2 है, लेकिन ये एक H इधर और एक्स्ट्रा है ना। यानी इधर H कितने हैं 3 हैं, है ना, और इधर H कितने हैं 2 हैं, ठीक है ना। तो इसे बैलेंस करने के लिए, और इधर भी ये क्या है Na2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से कर दिया, तो देखो Na बैलेंस हो गया, ठीक है ना। और SO4 बैलेंस है। अब इसमें ऑक्सीजन देखो, ये कितने हैं 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना है 1 ऑक्सीजन है, क्योंकि SO4 तो इधर SO4 से बैलेंस हो ही रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 2 से गुणा कर दिया इसको, तो ये हो गया। H के कितने 2 दूनी 4, है ना, और H कैसे हो गए, देखो 2 इधर की तरफ हो गए और 2 ये वाले हो गए, 2 और 2 4, तो ये बैलेंस हो गया आपका। NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो देखो NaCl Cl AgNO3, तो ये तो ऑलरेडी क्या है बैलेंस है ये इक्वेशन आपकी, ठीक है। फिर है BaCl2 प्लस H2SO4, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो अब इसमें देखें हम SO4 इधर है, SO4 इधर है ना, इधर कितने हैं हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। क्लोरीन इधर 2 हो गए, इधर भी 2 ही हैं क्लोरीन, B अकेला है इधर, तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन आपकी, ठीक है ना। तो बहुत आसान है इनको करना।
अब ये निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आप समीकरण लिखवा रहा है ये, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, है ना, CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2, है ना। ये वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम, बुझा हुआ चूना। वातावरण से क्या ग्रहण करता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर दीवार पर जब कली करते हैं दीवार चमकने लग जाती है, क्या बनता है वो चमकना पदार्थ जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, खड़िया जिसको बोलते हैं। तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्या निकलता है, जलवाष्प। ठीक है, अब आप देखो बैलेंस करो इनको, CaOH होल ट्वाइस, है ना। देखो Ca अकेला इधर, और इसमें ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ये 4 इधर हो गए। ऑक्सीजन के देखो 3 और 1 ये 4, ये बैलेंस हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन देखो आप 2 हाइड्रोजन इधर, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 कार्बन और इधर भी 1, तो ये तो बैलेंस है ही। तो ये फर्स्ट हो गई आपकी। फिर है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है AgNO3, है ना। और ये क्या हो गया, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस होता है इसका, क्योंकि Zn की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। ठीक है ना, और NO3 जो होता है वो सिर्फ 1 माइनस होता है, तो इसलिए इसको डबल करना पड़ेगा हमको। प्लस क्या हो गया, Ag बाहर निकल गया। Ag को इसने क्या कर दिया, प्रतिस्थापन। तो देखो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। जिंक जो है वो सिल्वर की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है ये, तो इस Ag को इसमें से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है ये, है ना। अब इसको बैलेंस कैसे करते, देखो इसमें डबल है तो सीधी सी बात है, इसको मैंने डबल कर दिया, है ना। तो NO3 डबल हो गया, इधर भी NO3 डबल है, ठीक है ना। Zn इधर अकेला है, Zn इधर अकेला, इधर 2 Ag तो इसको डबल कर दो, ये लो हो गई बैलेंस, है ना। तो ये सेकंड हो गया आपका। फिर है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो Al प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, CuCl2 भी हो सकता है, ठीक है ना, और CuCl3 भी होता है ना। क्यूप्रिक क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये जो कम जो होता है वो अस होता है और अधिक जो होता है वो इक होता है। तो अगर CuCl2 है तो यहाँ पे कॉपर की संयोजकता कितनी मान के चल रहे हैं हम, 2 मान के चल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन कितनी होती है, 1 होती है, तभी तो ये डबल लिया हमने इसको, तो ये क्यूप्रस क्लोराइड हो गया। और अगर मैं CuCl3 लेता तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाता, ठीक है ना। तो ये इनमें से कोई सी भी आप एक ले सकते हो। तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, तो देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, है ना। एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर की अपेक्षा क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर को इसमें से हटा देता है, एल्यूमिनियम जुड़ जाता है ना। तो अब आप देखो ये कितनी है, 3 है और ये कितनी है, 2 है, तो बस इसको 3 से करना पड़ेगा और इसको 2 से करना पड़ेगा। इधर एल्यूमिनियम 2 हो गए तो इसको ये 2 एल्यूमिनियम कर दो, इधर कॉपर 3 है तो इसको 3 कर दो, ये लो हो गई बैलेंस, है ना। तो मुझे भी डर लगता था पहले इनसे, है ना, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपसे, है ना, मज़ा आने लग जाएगा फिर आपको। फिर है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, है ना, K2SO4, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब देखो ये जो सूत्र बनाने के लिए है ना, सूत्र 9th क्लास की जो है ना आपकी साइंस तीसरा जो चैप्टर है ना, उसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं, और अगर फिर भी दिक्कत हो तो उसके मैंने वीडियो बना रखे हैं 9th क्लास के, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो BaC बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। देखो बेटा SO4 BaCl2 है ना, तो और इधर 2 के तो इसको डबल कर दिया मैंने, देखो K भी 2 हो गए और Cl भी 2 है, तो Cl ये हो गई बैलेंस आपकी, ठीक है ना। कितने आसान हैं ये चीज़ें। अब ये कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए।
ये किस प्रकार की है अभिक्रिया, ये बताने के लिए आपको कह रहा है। 8वां प्रश्न है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या सूत्र होता है, KBr, है ना। देखो पोटेशियम की भी एक होती है, ब्रोमीन की भी एक होती है ना, एक्वस। देखो इसमें ये लिख रखा है एक्वस, है ना, मैं ये छोड़ देता हूँ एक बार, है ना, प्लस बेरियम आयोडाइड, है ना। देखो बेरियम की क्या होती है, 2 होती है ना, और आयोडीन की क्या होती है, 1 होती है। तो इसको आयोडीन को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, BaI2 क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड, तो Ki। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki, क्योंकि K की भी एक होती है और I की भी एक होती है। और बेरियम ब्रोमाइड, है ना, बेरियम ब्रोमाइड, तो Br2, क्योंकि Ba की 2 होती है और Br की 1 होती है, तो इस Br को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा हमको, है ना। अब इसको ये सही वो बैलेंस करने के लिए कह रहा है आपको, तो कितना आसान है, Br2 है, इधर Br, इसको डबल कर दो, ठीक है ना। इधर क्या है, ये 2K हो गए, तो इसको डबल कर दो, इधर I2 हो गया, इधर I2, बस हो गई बैलेंस ये, है ना। अब ये कौन सी अभिक्रिया, ये पूछ रहा है, अभिक्रिया का प्रकार बताने के लिए बोल रहा है। देखो K प्लस और Br माइनस, Ba प्लस और I माइनस, तो इसका जो प्लस था K वो I के साथ जुड़ गया, इसके माइनस के साथ जुड़ गया, तो आयनों का एक्सचेंज हो गया, और इसका जो माइनस था Br का वो Ba के साथ जुड़ गया, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कौन सी हो गई ये, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो। फिर देखो जिंक कार्बोनेट, है ना, ZnCO3, तो देखो Zn की भी 2 होती है ना, और कार्बोनेट की भी क्या होती है, 2 होती है, तो ये ZnCO3 हो गया, प्लस हाँ अब ये टूट रहा है, जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये किस किस में टूट रहा है, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 में, ठीक है। तो देखो ये बैलेंस है, Zn और C अकेला O3, ठीक है। अब ये कैसी अभिक्रिया है, बैलेंस तो हो ही है ये, है ना, अब संतुलित तो हो रखी है ऑलरेडी, ये डिकम्पोज हो रहा है ना, वियोजन अभिक्रिया है, ये टूट रहा है, एक जो यौगिक है वो 2 यौगिकों में टूट रहा है, तो ये क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl, तो H2 प्लस Cl2 क्या बन रहा है, HCl, है ना, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, देखो ये 2 है, ये 2 है, ये तो ये डबल कर दिया, ये बैलेंस हो गई। अब ये क्या है, 2 जुड़ के 1 बन रहा है ना, 2 अभिकारक जो है रिएक्टेंट्स मिलके क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, है ना, क्या हो गई ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई ये। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, तो Mg प्लस HCl, ये मिलके बन रहे हैं, देखो मैंने ये छोड़ दिए, S ये सॉलिड है, ये एक्वस है ना, और ये लिखने जरूरी होते हैं ना, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस H2। पहले तो बैलेंस करेंगे इसको हम, है ना, देखो इसमें कितने क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2, तो इसको डबल कर दो, सिंपल सी बात है, हो गया ना। देखो Mg अकेला 2H, इधर 2H, Cl2 इधर Cl2, ये बैलेंस हो गई, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, ये Mg किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, H को प्रतिस्थापित कर रहा है ना, तो ये क्या हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई ये। अब ये देखो बहुत आसान प्रश्न, और पहले हम इनको पढ़ चुके हैं पिछले 2 वीडियोज़ में, है ना, तो मैं बस हल्का हल्का आपको इनका हिंट दे देता हूँ, है ना। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है ना, तो ऊष्माक्षेपी मतलब जब किसी 2 अभिकारक मिलके, है ना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके 2 या 2 से अधिक या अकेला उत्पाद बनाता है ना। ये कुल मिला के बात यह है कि जब अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा निकलती है बाहर, यानी पर्सनली गर्म हो जाए, तो इसका मतलब वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। और अगर उसके दौरान अभिकारकों से उत्पाद बनने की अभिक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा का शोषण होता है, अर्थात वातावरण से ऊष्मा उल्टा ले रहा है ना, जब कोई वातावरण से ऊष्मा लेता है तो वो ठंडा हो जाता है
ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये एक्सोथर्मिक हो गई, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, है ना। उदाहरण भी, जैसे उदाहरण देखो ना, आपने जब वो डालते हो आप कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम ऑक्साइड था ना जो बिना बुझा चूना, उसमें जैसे ही अपन पानी डालते हैं तो बुदबुदे उठने लग जाते हैं उसके अंदर, है ना। और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। तो वो क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा दे सकते हो आप, है ना। जैसे आपकी इसमें भी दे रखी थी यहाँ पे, ये थी ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड लो और अमोनियम क्लोराइड लो, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड, तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड लिया, ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और BaCl2 बनता है। तो ये अभिक्रिया कैसी है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। दूसरा, अगर आपने देखा होगा कि नेल पॉलिश वगैरह लगाते हैं, है ना, तो उस पर वो वातावरण से क्या करता है, ऊष्मा लेता है, ठीक है ना, और ठंडा हो जाता है हमारा नाखून जो होता है ना। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, यानी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जो, है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फिर उनका किस में, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ फिर क्या होता है, ग्लूकोज निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया में क्या निकलती है, ऊर्जा बनती है। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में टूटता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक से अधिक अभिकारक मिलके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। तो ये एक दूसरे की क्या हो गई, विपरीत हो गई। और एक एक समीकरण भी अपन ने खूब पढ़े हैं इसमें, उनमें से कोई एक एक उदाहरण आप दे सकते हो इसके लिए। फिर है उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखो हमने देखा था ना, वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा हो सकती है, प्रकाश के द्वारा हो सकती है, विद्युत के द्वारा ये परफॉर्म हो सकती है। तो ऊष्मा के द्वारा जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये टूट गया, कैल्शियम कार्बोनेट दो में टूट गया, CaO में टूट गया और CO2 में। तो किससे टूटा, ऊष्मा से, ठीक है। ऐसे ही प्रकाश है ना, तो प्रकाश के द्वारा, है ना, जब उसमें रखते हैं, इसमें था ना उदाहरण आपके, देखो इसमें सूर्य की रोशनी में रखते हैं, ये रहा देखो, है ना, चाइना डिश के अंदर इसमें रखा, सिल्वर क्लोराइड लिया था हमने, है ना, इसमें सिल्वर क्लोराइड लिया। तो पहले इसका रंग बिल्कुल कैसा था, सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है ना। तो इसका ग्रे हो जाता है कलर, पहले बिल्कुल वाइट होता है सिल्वर क्लोराइड का, और जब इसमें जब सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो क्या बन जाता है, ये ग्रे कलर का बन जाता है। तो ये किसके द्वारा टूट रही है, ये AgCl किस में टूट रहा है, Ag में और Cl2 में, है ना। तो ये भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन हो किसकी वजह से रही है, सूर्य के प्रकाश की वजह से हो रही है ये, है ना। और विद्युत के द्वारा, ये देखिए अपन ने पानी को जब विद्युत अपघटन करते हैं तो H2O किस किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये किसके द्वारा हो रही है, विद्युत के द्वारा अपघटन प्रक्रिया हो रही है। तो ये हो गया आपका। फिर है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर, समीकरण एक एक समीकरण लिख के था। तो विस्थापन में क्या होता है, जो एक अधिक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है ना, आयनों का आपस में एक्सचेंज होता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमने पहले समझ लिया है। सिल्वर के शोधन में, है ना, जब सिल्वर का प्योरीफिकेशन करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, है ना, AgNO3 के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो सिल्वर का जब वो करते हैं, शोधन करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या लेते हैं, हम घोल लेते हैं, ठीक है ना, और उसमें कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, है ना। तो एक तरह से ये कौन सी अभिक्रिया, तो उससे क्या होता है कि AgNO3 में से Ag अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल जाता है इस प्रक्रिया के दौरान, हमको यानी एक तरह से जो कॉपर है वो Ag को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। ये मोर रिएक्टिव है कॉपर Ag की तुलना में, ठीक है ना। तो AgNO3 प्लस Cu तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, और Ag क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये
NO3 प्लस कॉपर, है ना। देखो अब कॉपर की या तो 2 होती है संयोजकता या 3 होती है, तो कॉपर नाइट्रेट में क्या बनेगा, या तो CuNO3 बनेगा, NO3 होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है ना, तो या CuNO3 होल थ्राइस बनेगा, प्लस Ag क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, है ना। अब देखो ये 2 हैं इधर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 करना पड़ेगा, तो इधर इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण तो प्रेसिपिटेट बनता है ना, अघुलनशील प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसमें पहले उदाहरण दिया हुआ है आपके, ठीक है ना। अवक्षेपण का बनता है ना, शुरुआत में एक्टिविटी सेकंड जो थी उसके अंदर भी था ये, देखो ये रहा लेड, ये रहा एक प्रश्न में लेड नाइट्रेट ले लिया हमने, है ना, ये रहा लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड का क्या बनता है, पीले रंग का अवक्षेप बनता है ना, देखो ये मैंने लिख रखी है यहाँ पे, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो इसमें क्या बनता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, तो लेड आयोडाइड का क्या बनता है, ये दोनों रंगहीन हैं, है ना, और ये पीले रंग का क्या मिलता है हमको, अवक्षेप मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है, अघुलनशील पदार्थ मिलता है, ये दोनों क्या हैं, घुले हुए हैं, जलीय विलयन हैं इनके, है ना, और ये एक तरह से निथर के आ जाता है, एक तरह से उसमें अलग दिखने लग जाता है पीले रंग का वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिर है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर या तो ऐड हो या उसमें से बाहर निकले, ह्रास किसको बोलते हैं, बाहर निकलने को बोलते हैं, इसके आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2-2 उदाहरण दीजिए। उपचयन और अपचयन, तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, तो ये उपचयन हो गई। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो, है ना, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए ऑक्सीजन के लिए कह रहा है, तो बस सिंपल सी आपको तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उपचयन, है ना, और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो क्या है वो, अपचयन, और इनके उदाहरण आपके पहले दिए, उनमें से कोई एक उदाहरण आप बता सकते हो। फिर है 17 प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, इस तत्व X एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम आपको बताना है ना, तो ये एलिमेंट है कॉपर, क्या है, तांबा, ठीक है ना, और तांबे को जब आप वायु की उपस्थिति में क्या करोगे, गर्म करोगे, है ना, तो तांबे का क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, और वो क्या कलर, किस कलर का होता है, ब्लैक रंग का होता है ना, तो X क्या हो गया, कॉपर हो गया, और काले रंग का यौगिक क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, है ना, तो देखो Cu प्लस O2, तो क्या बन गया, CuO, है ना। अब इसको बैलेंस करो, तो इसको डबल कर दिया मैंने, तो O हो गया, और इसको भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो ये कॉपर पहले कैसे रंग का होता है, ये है ना, चमकदार तत्व होता है, भूरे रंग का, ब्राउन कलर का चमकदार हो गया कॉपर, ठीक है ना, कॉपर का चूर्ण ले लिया आपने, फिर जब उसको ऑक्सीजन की उस स्थिति में क्या किया, हीट किया आपने, गर्म किया उसको, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, और इसका रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, है ना, कोरोजन से बचाने के लिए, है ना, जंग लगने से, संक्षारण, है ना, जंग लगने से, क्योंकि उससे पेंट से क्या होता है, वातावरण की जो ऑक्सीजन और जो नमी होती है वो लोहे तक नहीं पहुंच पाती, तो लोहा जो ये पेंट है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है ना, एक सुरक्षा कवच बना देता है, तो इसीलिए हम देखो लोहे के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, मकान बनाते हैं तो खिड़की वगैरह, है ना, पहले रेड ऑक्साइड करते हैं, फिर उनके ऊपर क्या करते हैं, पेंट करते हैं, खिड़की दरवाजे, लोहे के जो भी आर्टिकल्स होते हैं उन पर, ठीक है, उन पर पेंट किया जाता है। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है ना, जैसे उसमें चिप्स के पैकेट का उदाहरण दिया था कि चिप्स का पैकेट होता है वो फूला फूला होता है, उसके अंदर गैस भरी रहती है, जैसे आप उसको भड़ाक से फोड़ो तो उसमें से आवाज़ निकलती है ना, तो क्यों नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो वो जो अंदर चिप्स रखी हुई है बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी, है ना, रैंसिड हो जाएंगी, है ना, तो इसलिए उनको क्या भरा जाता है, उनके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है, जिससे कि वो क्या नहीं हो, खराब नहीं हो, है ना, जिसको विकृत गंधिता बोला था इसमें, विकृत गंधी नहीं हो वो।
निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण कोरोजन तो वही है, लोहे के ऊपर जो जंग लग जाती है ना, आयरन ऑक्साइड बनता है। विकृत गंधिता वही जो बसा जिनके अंदर होती है ना, या तेल वगैरह, तो वो पदार्थ जल्दी क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस गुण को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने आपके बेटा सारे क्वेश्चंस करा लिए। बस आप है ना जल्दबाजी मत करो, है ना, हर चीज़ को बड़े प्यार से पढ़ो। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि इंग्लिश के जो वो हैं शब्द हैं, अब जैसे ये संचारण है ना, तो इनकी सबके इंग्लिश, ये हिंदी में है, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, है ना। कोरोजन है ना, तो मैंने कोशिश की है हर चीज़ को इंग्लिश में बोलने की, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आप भी इनको जहाँ आपको लगे कॉपी के अंदर लिख लिया करो आप, है ना, कि भाई जैसे विकृत गंधिता रेंसिडिटी है ना। अब जैसे वसायुक्त तो फैटी, खाद्य पदार्थ फूड आर्टिकल्स, है ना। और जैसे अवक्षेपण तो ये प्रेसिपिटेशन हो गया, है ना। ह्रास डिके हो गया। उपचयन है ना, उपचयन अपचयन तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें ऐसे इसी पार्ट के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा शब्द ऐसे आए होंगे जो किसके हैं, हिंदी के शब्द हैं, और उनकी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। तो आपको, क्योंकि बाद में जब कॉलेज में जाओगे बेटा तो आपकी ज़्यादातर बुक्स किसकी होंगी, इंग्लिश की होंगी, तो उस समय फिर आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरह से मन लगा के प्यार से पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।